अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, नावल हक एपिसोड 2। वसीदा अपने बाबा के पास पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम बाबा साईं। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बेटे। नसरुद्दीन अपने बेटे अब्दुल्ला को अपने सामने पाकर खुशी से मस्त होते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। हाशिम की माँ, देख तो कौन आया है। नसीरुद्दीन अपनी बीवी को आवाज देते हुए इसे कमरे में लाया। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा। माँ ने अपने गबरू जवान बेटे को गले से लगाते हुए इसकी पेशानी को चूमा। आपके सामने हूँ अम्मा, देख लो कैसा हूँ। अब्दुल्ला खशाश बशाश लहजे में माँ से मुखातिब हुआ। तू थक गया होगा, काफी लंबा सफर है, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अम्मा, सबसे पहले मुझे अपने हाथों की चाय पिला दे, बहुत मिस करता हूँ आपकी चाय को। माँ सदके, तू वापस क्यों नहीं आता। मैं भी कितना परेशान हूँ तेरे लिए। वो थका हुआ आया है, पहले से कुछ खिला तो सही, फिर दिल की भड़ास भी निकाल लेना। नसरुद्दीन, जो काफी देर से माँ बेटे की बातें सुन रहा था, बीच में बोल उठा। अरे हाँ, मैं चाय के साथ कुछ खाने को भी लाती हूँ। माँ ये बोलकर कमरे से बाहर चली आई। बाबा साईं, क्या बात है, मैं सारा रास्ता परेशान रहा हूँ, आपने कभी मुझे शहर से नहीं बुलाया, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने आज बुलाया। नसरुद्दीन ने पहले अपने खूबसूरत बेटे को देखा, फिर गले को खनकाते हुए बोले, बेटा जी, बात ही कुछ ऐसी थी। पहले मेरा इरादा था मैं खुद तुम्हारे पास आता, फिर सोचा तुमको ही बुला लूं। मेरी बुरी हड्डियों में अब दम नहीं रहा। बेटा, कुछ दिन पहले तेरा चाचा मेरे पास आया था, लेकिन बाबा साईं वो क्या करने आए थे। वो अपने बाप की बात काटते हुए कहने लगा, पुत्र, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। वो अपनी बेटी का रिश्ता लाए थे। नौरीन बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं भी तुमसे पूछे बगैर तेरे चाचा से हाँ बोल बैठा हूँ, तो बाबा साईं इसमें मुझसे क्यों पूछने की नौबत आई। बड़े भाई हाशिम से पूछिए ना। अब्दुल्ला अपने बाप की बात ना समझते हुए बाबा को देखते हुए बोला, पुत्र, मैं तेरी शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता। बाबा साईं वो शौक की हालत में खड़ा होते हुए बोला, लेकिन क्यों पुत्र, क्या तुझे कोई और पसंद है। जी बाबा साईं, यही समझ लीजिए। वो फिर से बैठकर बोला, पुत्र, जब औलाद बड़ी होती है वो माँ बाप के लिए फख्र का बाइस बनती है। तूने आज मेरा सर नीवा कर दिया। मैं तो एक मान एक फख्र से बिना तुझसे पूछे हाँ कर बैठा हूँ। सब गांव वालों को पता चल चुका है, सबने मुझे मुबारकबाद दी है। जब सब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं इन सब को। बाबा साईं, कुछ भी हो, मुझे ये शादी नहीं करनी। आखिर मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, जिसे कभी मैंने देखा भी नहीं हो। मैं कैसे इससे अपनी पूरी जिंदगी बसर करूंगा। बाबा साईं, आप बाई से शादी करवा लें, मुझे नहीं करनी। तुम मेरी नाफरमानी कर रही हो। तालीम ने तुझे यही सबक दिया है। नसरुद्दीन थोड़ा गुस्से में बोला, बाबा साईं, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। नसरुद्दीन थोड़ा गुस्से में बोला, बाबा साईं, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। नसरुद्दीन गुस्से में कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। अम्मा, आज आप काम से जल्दी क्यों आ गई। अदन ने माँ को परेशानी में गिरा देखकर चारपाई पर बैठते हुए पूछा। बेटी, एक बात समझ नहीं आई। माँ अफसरदगी से बोली, कैसी बात अम्मा। आज मेरी बेगम साहिबा ने मुझसे कहा अब तो तुम काम पर नहीं आया करोगी। मैंने बेगम साहिबा से बोला, बीबी जी क्यों नहीं आऊंगी। वो मुस्कुराने लगी, बोली, अपनी बेटी से ऑटोग्राफ तो लेकर दो। अदन का दिल डूबने लगा, माथे पर पसीना छलका। इतनी बड़ी बात आखिर कब तक इसे पता न चलती। फिर अम्मा, अदन ने डरते हुए पूछा। फिर इसने टीवी चलाई। तुम्हारी बहन की तरह एक लड़की थी जो नाच रही थी किसी गैर मर्द के साथ।
बेगम साहिबा बोली, ये पलवशा है। मैंने जितना भी इसे बोला ये पलवशा नहीं है, पर वो बाजिद थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरी पलवशा कैसे हो सकती है। वो हूबहू पलवशा से मिलती जुलती थी, पर मैं इतने यकीन से कह सकती हूँ वो मेरी बच्ची नहीं हो सकती। इतना गंदा लिबास वो नहीं पहन सकती। मैंने तो इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी। तू बता, क्या ये सच है? अम्मा के इस सवाल पर अदन का सर और भी झुक गया। बोलना, तू बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल डूब रहा है। अम्मा ने अदन को कंधों से हिलाते हुए पूछा। तेरी खामोशी मुझे डरा रही है। जो सच है वो बोल दे। अम्मा, यही सच है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है? मैं जानती हूँ ये सच हो ही नहीं सकता। अम्मा जी, यही सच है। अदन ने अम्मा के हाथों की कपकपाहट को वाजिया देखा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपाया? अम्मा, मैं कैसे बताती? मुझ में ये सब बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने रोका था पलवशा को, पर इसने मेरी एक नहीं मानी। फिर अदन ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। मां सख्ती की हालत में बैठी अदन की बातें सुनती रही। मेरी परवरिश में कहाँ कोताही हुई थी? तू भी तो मेरी ही बेटी है, तुझे भी तो मैंने ही पाला है। मां आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा ऐसा मत बोल, खुदा के लिए। अम्मा, इसको भी माफ कर दे। वो नादान है, पागल है। मैं इसे फिर समझाऊंगी, वो मान जाएगी। अदन माँ को कम और खुद को ज्यादा दिलासा देते हुए बोली, पहले कौन सा तेरी इसने मानी है जो अब मानेगी? तेरा बाप खुद तो मनोमट्टी में सो गया, मेरे लिए जिंदगी अजाब में डाल गया। अम्मा, इसमें अब्बा का क्या कसूर है? इसने भी तो अल्लाह की रजा मानते हुए ये दुनिया छोड़ी होगी। आप अब्बा को बीच में मत लाइए। पहले कौन सा मेरे लिए या मेरे अब्बे को इस दुनिया में सुकून मिला है? आपकी खातिर सारे रिश्ते नाते तोड़े थे उन्होंने। कितनी हसरत थी इन्हें अपने माँ बाप से मिलने की। सबने दरवाजे से ही इस बेचारे को वापस भेज दिया। इस बेचारे पर सारे अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो ठंडी सांस भरते हुए अपनी छोटी सी बेटी को देखने लगी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। न जाने इसने ये सारी बातें कहाँ से सीखी। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाजा खोलने लगी कि पलवशा अंदर आई। माँ को रोते हुए देखा। क्या हुआ अदन? इसने आंखों के इशारों से अदन से पूछा। अदन ने आंखों और सर के इशारे से इसे अंदर जाने को कहा। वो पर्स उठाती अंदर जाने लगी कि माँ ने इसे रोका। पलवशा, मेरी बात सुनती जाओ। जी अम्मा जान। वो जाते हुए मुड़कर माँ को देखते हुए बोली, यहाँ बैठो, मेरी बात का जवाब दो। कहाँ से आ रही हो? क्या मतलब? वो अटकते हुए बोली, कॉलेज गई थी। क्यों झूठ बोल रही हो? तेरी मैडम ने बताया है तुम पिछले 3 महीनों से कॉलेज नहीं आ रही हो। मुझे सच सच बताओ, कहाँ गई थी? माँ ने सख्त लहजे में पूछा। तूने मुजरा कब से सीख लिया है? तुझे खुदा का खौफ नहीं होता? गैर मर्दों के साथ नाचते हुए। उफ, ये अम्मा क्या बोल रही है? क्या अम्मा? सबको पता चल गया है। वो सोचते हुए सर उठाकर अम्मा को देखने लगी। अम्मा पहले ही इसे गजबनाक नजरों से देख रही थी। बोल, तू बोलती क्यों नहीं है? अम्मा ने उठकर इसके बाल खींचते हुए कहा। क्या है अम्मा? बाल खींचने से दर्द की टीस उठी इसके सर में। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या जवाब दूंगी मैं अपने रब और तेरे बाप को? आज अगर वो जिंदा होता, खुदा की कसम तू अपने पैरों पर खड़ी ना होती, या तू इस दुनिया में ही ना होती। अपने मरे हुए बाप को देखकर ये सब गुल खिला रही हो। हमें कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। दुनिया में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। सब थू थू कर रहे हैं हम पर। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? माँ इसकी कमर पर मुक्के मारते हुए बोली। अदन भागती हुई अम्मा के पास आई। अम्मा छोड़ो इसे। अम्मा, वो मर जाएगी। अम्मा पलवशा के बालों को पकड़े हुए थी। पलवशा दर्द से रो रही थी। बस पलवशा ने अम्मा का हाथ पकड़ा। अम्मा, अब और नहीं। यही जानना चाहती हो ना मैं कहाँ गई थी? तो सुनो। हाँ, छोड़ दिया मैंने कॉलेज। मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ। एक फिल्म मेरी हिट भी हुई है, अब दूसरी बन रही है। मैडम ने भी आपसे झूठ बोला है। 1 साल
3 महीने से मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ। देख अम्मा, इतने मेरे पास पैसे हो गए हैं, मैं चाहूँ तो सब कुछ खरीद सकती हूँ। देख मेरा पर्स। पलवशा ने अपना पर्स को उल्टा कर दिया। 5-5 हजार के बहुत सारे लाल नोट जमीन पर पड़े थे। माँ सख्ते की हालत में पलवशा की बातें सुनती और इन नोटों को देख रही थी। अदन हैरत में डूबे हुए अपना हाथ होंठों पर रख रही थी। हाँ करती हूँ मैं, डांस इसके मुझे पैसे मिलते हैं, आपकी तरह नहीं। सारे घर के काम करवाते हुए भी क्या दिया आपने हमें? 2 वक्त की रोटी भी ना दे सकी। मैं नहीं हूँ मोहताज अब आपकी। वो अपना पर्स उठाती तनफन करती कमरे में चली गई। ये क्या कहा इसने? माँ ने शाकी नजरों से अदन को देखा, जिसकी हालत खुद भी ठीक नहीं थी। वो शौक की कैफियत में कभी कमरे को देखती जहां अभी अभी पलवशा गई थी, तो कभी माँ को देखती जो ठंडे फर्श पर बैठी बिना किसी दुपट्टे के, बिखरे बाल चेहरे पर फैले थे, जो अभी भी रो रही थी, जिसकी आंखें गम, दर्द, तकलीफ का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही थी। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए काम किए, तुम्हारी खातिर अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। कभी बेगम कभी अच्छा खाने को देती तो मैं तुम लोगों के लिए छुपा कर ले आती कि मैं तो बड़ी हूँ, खाकर क्या करूंगी। इस चीज की मेरी बेटियों को ज्यादा जरूरत होगी। मैंने क्या क्या जतन नहीं किए तुम दोनों की खुशी और सुख के लिए। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, ये हर माँ करती है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद जितने फाके मैंने काटे हैं वो मैं जानती हूँ, या मेरा खुदा। क्या कुछ नहीं किया तुम दोनों की खुशी के लिए। आज ये क्या ताना दी गई है? 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी भी ना दे सकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अदन ने माँ को जमीन से उठाकर चारपाई पर बैठाया। माँ के हाथों को होले होले सहलाते हुए माँ से बोली, अम्मा मैं कभी आपसे बदगुमान नहीं हुई और ना अपने रब से कभी ना शुक्री की। वो जिस हाल में भी रख रहा है, मैं शुक्रगुजार और मुतमिन हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे इतना यकीन जरूर है अपने रब पर, वह एक ना एक दिन हमें इतना जरूर देगा कि हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। आप देखना, रब मेरी इतनी सी आरज़ू जरूर पूरी करेगा। अब दिल छोटा ना कीजिए, पलवशा तो पागल है, वो दौलत के पीछे भाग रही है। मैं इसे समझाऊंगी, आप परेशान ना हो। ये सोचती कुछ भी नहीं, जो मुंह में आता है बोलती ही चली जाती है। माँ ने सर उठाकर अदन को देखा। अपनी समझदार बेटी पर इसे नाज था। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। अदन माँ को दलासे देते हुए एक बार फिर से बोली, अम्मा इसे भी आपसे बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ वो दिल की बुरी नहीं है, वो भी आप ही की बेटी है। आज तुमने बहुत बुरा किया पलवशा, आज तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो। मैं तुम्हें कोई बदवा तो नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगी, जिस खुशी के लिए तुमने अम्मी का दिल दुखाया है, मेरा रब तुम्हें वो कभी ना दे। आज तेरी वजह से मेरी अम्मी रोई है। मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरा दिल दुखाया होता तो शायद बहन होने के नाते मैं तुम्हें माफ कर देती। मेरा रब भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो दिल में सोचते हुए अपने बहते हुए आंसू साफ करने लगी। कमाल ने अपने बाप से साफ बोल दिया, शादी करूंगा तो इस पिंड की लड़की जमीला से ही करूंगा। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं सारी जिंदगी कवारा रहूंगा। वो रिश्ता लेकर इनके घर भी गए, पर जमीला नहीं मानी। इसने अपने भाई से कह दिया, भाई जान आप जहाँ कहीं और मेरी शादी करोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे कमाल से शादी का मत कहो, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। तो जमील ने इन लोगों से साफ इनकार कर दिया था। ये बात कमाल के लिए अना का मसला बन गई थी। कुछ इसके दोस्तों ने भी इस बात को गलत रंग दिया। यार ये तेरे साथ अच्छा नहीं किया। इन लोगों ने ये बात इसके सबसे अच्छे दोस्त फैजू ने बोली। फैजू इसका बहुत पुराना दोस्त था, हर बुरे कामों में वो इसका साथ देता था। मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात इसके दोस्त आमिर ने बोली। आमिर बहुत शातिर इंसान था, वो मौका की मुनासबत से बात करता था। यार तेरी भी कुछ इज्जत है, तू चुप क्यों है? आमिर इसे उकसा रहा था। हम तेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार बैठे हैं और तू है कि चुप का लबादा ओढ़े हुए है। यार तू है
गैरत कब से बेगैरत कब से हो गया है, तो इसकी लड़की को उठवा ले, हम सब तेरे साथ हैं। फैजू ने इसकी कमर पर दब मार के एक आंख आमिर को मारी। आमिर इसकी आंख मारने के अंदाज पर खिलखिला के हंस पड़ा। ये बात कमाल के दिल को लगी। बात तो सही बोल रहा है, मैं इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, वो हशर करूंगा, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। इसको भी अपने पैरों पर ना झुकाया तो कमाल मेरा नाम नहीं। आज सारे दोस्तों ने मिलकर जमीला को अगवा करने का प्लान बनाया था। आमिर यार, तो अपने बाप की गोरी ले आ, मैं इसे अगवा करके इस गोरी में डाल के अपने गांव से बहुत दूर ले जाऊंगा। लेकिन यार, हम भी तेरे साथ चलेंगे, बट्टे हम मारे और फालतू खाए। फैजू लोफराना अंदाज में हाथ पर हाथ मारते हुए हंसकर बोला, हम भी ऐश करेंगे तेरे साथ। अरे हाँ, तू अकेले अकेले मौज करे और तेरे काम हम आए, हमें भी तू ले चलना। आमिर ने फैजू के हाथ पर अपना हाथ मारा, फिर दोनों खिलखिला के हंस पड़े। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं, इसके बाद तुम दोनों, ये ठीक है? देखो, गांव के कुछ फासले पर मेरे अब्बा का छोटा सा डेरा है। अब्बा कभी कभी वहां जाता है, इसकी चाबियां भी मेरे पास होती हैं। वह जगह बहुत अच्छी है, वहां आबादी भी बहुत कम है। आमी ने चाबी लहराते हुए बताया, हमें कोई देख भी नहीं सकेगा। ये फैसला हुआ, कल इसे अगवा करेंगे। कल क्यों? तू बोले तो आज ही ये काम ना कर ले। तू मेरा जिगरी यार है, तेरे लिए तो जिंद भी कुर्बान है। फैजू के अंदर वाला शैतान बोला। 2-3 दिन हो गए हैं वो पानी भरने के लिए जाती है, मैंने देखा है इसे। फैजू हंसी दबाते हुए, 2-3 दिन हो गए हैं वो पानी भरने के लिए अकेली जाती है, मैंने इसे देखा है। फैजू हंसी दबाते हुए बोला, सुन, तू यूं कर, गोरी लेकर आ, मैं चक्कर लगाता हूँ, वहाँ का जायजा ले लूं। कमाल फुर्ती से खड़ा होते हुए बोला। अदन ने और इसकी माँ ने पलवशा को इसके हाल पर छोड़ दिया था। वो कब आती है और कब जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं थी। पलवशा भी रात को काफी लेट आने लगी थी। रात को आकर लेट जाती, सुबह होते ही फिर काम पर चली जाती। वो पैसों पर पैसे कमाने लगी थी। वो शराब भी पीने लगी थी। एक बार वो रात को दत्त हालत में घर आई, तभी इसकी माँ ने इसे छत पर एक कमरा दे दिया और बोली, तू नीचे ना आया कर, आज से हम सब तेरे लिए मर गए और तू हम सब के लिए। वो दूसरे रास्ते से फिर आने जाने लगी थी। इसने घर से खाना छोड़ दिया था। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या पलवशा का कोई भी बॉयफ्रेंड जो भी आता, वो सीढ़ियों से आता जाता। पलवशा को कामरान प्रोड्यूसर से मोहब्बत हो गई थी। अखबारों में रोज इसके स्कैंडल्स की खबरें छपती। कामरान पलवशा के इश्क में गिरफ्तार। कामरान भी तरदीद करता कि इसे पलवशा से इश्क है। पलवशा फख्र से तन जाती, कामरान, जब आपको मुझसे मोहब्बत है तो शादी क्यों नहीं करते? एक दिन वो किनो खाते हुए कामरान से नाज करते पूछने लगी, अरे जान, किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? यार, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी बहुत से काम बाकी हैं। वो कर लूं तो शादी भी कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? वो शादी इंसान बातों के जाल फेंक देता। वो यकीन दिलाता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे छीन नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। पलवशा इसकी बातों का यकीन कर लेती। लड़की जो थी, लड़की जात होती ही कम अकल है, मर्दों की चपटी चपड़ी बातों में आ ही जाती है। सो पलवशा भी आ गई। वो इसीलिए इस डेरे पर आ रहे थे। जमीला बेहोश थी, इसके बाजू बाहर की तरफ झूल रहे थे। वो अभी जा ही रहे थे, इसके हाथ बाहर निकले थे। सरमद ने देख लिया, वो भी खामोशी से इनके पीछे चल पड़ा। वो इस लड़की को लिए एक वसीदा इमारत में आए, दरवाजा बंद किया। जब सरमद को महसूस हुआ वो अंदर चले गए हैं तो वो फुर्ती से दीवार चढ़ने लगा। वो दीवार खासी ऊंची थी। वो चढ़ते हुए 2-3 बार दीवार से नीचे धरम कर गिरा, फिर संभला। आखिर वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। वो इनकी ताक़ुब में नजरें दौड़ाने लगा। वो चलता हुआ एक कमरे के पास से गुजरा। किसी लड़की की आवाजें आ रही थी, वो खुदा के वास्ते दे रही थी। फिर इन तीनों के हंसने की आवाज आई, आजा।
आजा रानी, अब तो सिर्फ मेरी है। ये आवाज इसके भाई कमाल की थी। वो लड़की एक बार फिर खुदा का वास्ता देते हुए बोली, मुझे जाने दो, तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझ गरीब पर रहम करो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम सबका? मेरे भाई को अगर पता चल गया ना तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो एक एक को चुन चुन के मौत के घाट उतारेगा। मुझे जाने दो, हमारी बात मान ले, फिर तुझे छोड़ देंगे। जमीला लर्ज उठी थी इनकी बात को सुनकर। कौन सी बात? जमीला डरते हुए बोली, तू जानती है हम जो कुछ कह रहे हैं। कमाल खबीसाना मुस्कुराहट से जमीला को घूरते हुए बोला। जमीला बेचारी पहले तो खौफजदा हो गई थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो हाथ जोड़कर लर्जीदा आवाज में कमाल की मिन्नत करते हुए गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। खबरदार। जो फिर आवाज निकली, तू ये देख रही हो? वो गन की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब चुप करके मेरी बात मान जा, नहीं तो इस गन से तेरे वजूद में इतने छेद करूंगा, तेरा भाई तो क्या कोई तुझे पहचान नहीं सकेगा। वो अपना हाथ बढ़ा रहा था। कमाल ने इसका दुपट्टा खींचा। जमीला ने अल्लाह को पुकारा। अभी वो इसके करीब आया ही था, बाहर खड़ा सरमद का खून खोलने लगा। इसने दरवाजे पर लात मारी, बाहर निकल हरामजादे। वो चीखने लगा, कुत्ते खबीस। इस वक्त कुंडी खोलने की आवाज आई। कुंडी खुली, जमीन पर पड़ी जमीला, इसके पास बैठा कमाल इसे नजर आया। कुछ फासले पर जमीला का दुपट्टा पड़ा था। जमीला ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो भागते हुए अंदर आया। आते ही इसने कमाल का गिरबान पकड़ते हुए 2-3 थप्पड़ मारे। जमीला ने इसी वक्त अपनी आंखें खोली। सरमद को अपने सामने देखकर एक बार फिर अपनी आंखों को झपकाया। फैजू ने गन जमीला की कनपट्टी पर रखी। खबरदार, जो जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। कमाल फुर्ती से खड़ा हुआ। अब बोल, बड़ा तो उछल रहा था। वह सरमद की तरफ मुंह करते हुए बोला, तुफ है तुम पर, तो इतना भी गिर सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तू अपने ही पिंड की लड़की को उठा लाया, तुझे जरा भी शर्म ना आई? मैं रोज अपने रब से शिकायत करता था, इसने मुझे बहन क्यों नहीं दी? आज समझा हूँ। तू सोच, अगर यहाँ पर तेरी बहन होती तो क्या करता तू? तो इस इंसान के टुकड़े टुकड़े ना कर देता जिसने तेरी बहन के साथ ये हरकत की होती। वो कमाल को गैरत दिलाते हुए पूछने लगा, मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू ज्यादा ना कूद, तू मेरी कैद में है अभी। मैं चाहूं तो भी तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ। फैजू ने अपनी गिरफ्त को और सख्त किया। छोड़ के देख, फिर तुझे पता चलेगा कौन किसको मौत के घाट उतारता है। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो एक बार छोड़ के देख। सरमद ने जहरनाक लहजे में शोलाबार नजरों से इसे घूरते हुए कहा, तू जिसके दम पर उछल रहा है ना, वो मेरा जिगरी यार है। तो इसका भाई ना होता तो मैं तुझसे पूछ लेता। आमिर भड़क कर बोला, मेरा भी वादा है, तुम तीनों मेरे हाथों से ही मरोगे। इससे पहले मैं तुम्हें मारूं, मुझको मार दो। अगर मैं जिंदा रहा तो खुदा की कसम तुम तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सरमद खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे बड़ा ताव आ रहा है? तू रुक, मैं तुझे आजाद करता हूँ। मैं भी तो देखूं तू क्या करता है। देख, तेरे पास कोई असला भी नहीं, फिर भी इतना फुदक रहा है। आमिर ने फातहाना अंदाज में सरमद को घूरा। असलाना होने की बात पर तीनों कहका लगा के हंस पड़े। आमिर ने सरमद की गिरफ्त ढीली कर दी। तुम्हें किसने कहा मेरे पास असला नहीं? ये कहते ही इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान सरमद के बाजू को छूती हुई गोली सरमद का दूसरा बाजू चीरती हुई गई। खून की एक फवार निकली। सरमद के बाजू से दर्द की टीस उठी। सरमद दर्द की टीस दबाते हुए फायरिंग करता रहा। इसने सबसे पहले अपने भाई को 2 गोलियां मारी, फिर इसने बाकी दोनों की भी गोलियों से मार डाला। तीनों को मौत के घाट उतार कर खुद भी जमीन पर गिरा। जमीला को सरमद से इतनी जुर्रत की तवक्का न थी। वो हैरानगी से कभी सरमद को कभी मरे हुए कमाल को देख रही थी। वो तकलीफ की शिद्दत से कड़हा रहा था। वो हांफती हुई आवाज में बोली, ये क्या किया तुमने? अब यहाँ से चलो। अगर तुमको किसी ने देख लिया तो तुमको भी सजा हो सकती है। खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जमीला ने जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा सरमद के बाजू पर सख्ती से बांध दिया। खून आना बंद हो गया था। वो उठ नहीं पा रहा था। दर्द की शिद्दत इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो कड़हाने लगा, सरमद आंखें खोलो। जमीला रोते हुए सरमद का गाल
تھپکنے لگی۔ سرمد بامشکل اپنی آنکھیں کھول پایا۔ میں آگے نہیں چل پاؤں گا، تم ایسا کرو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کراہ کر بولا، آپ نے یہ سب میری خاطر کیا ہے؟ میں اتنی خود غرض کیسی بن جاؤں کہ آپ کو موت کے منہ میں دھکیل کر خود کنارے سے لگ جاؤں؟ نہیں، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، ضد مت کرو، یہاں خطرہ ہے۔ وہ درد کی ٹیس سے برداشت کرتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس والے گاؤں سے چند لڑکوں کو بلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ان لڑکوں نے اسے اٹھا کر اس گاؤں کے اکلوتے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آیا۔ گھر پر تالا دیکھ کر وہ سیدھے راستے سے گھر آیا۔ وہ ڈور بیل دبانے لگا۔ ادن دیکھو تو کون ہے؟ ادن نے دروازہ کھولا۔ انجان انسان کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ جی آپ کون؟ جو دروازے کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا ادن کی آواز سن کر پلٹا۔ ادن کی خوبصورتی دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انجان آدمی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گھبراہٹ میں پھر پوچھنے لگی، پلوشا ہوگی؟ دراصل میں دوسری سائیڈ میں گیا تھا، وہاں پر تالا لگا ہوا تھا تو میں سمجھا شاید آپ لوگوں کو کچھ بتا کر گئی ہوگی۔ میں یہاں ویٹ کر لیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، بٹ جو بات میں کرنے آیا تھا وہ بات بہت ضروری تھی، اس لیے آپ اگر اجازت دیں تو میں کیا یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کال بھی کی تھی بٹ ان کا سیل آف ہے۔ وہ خود ہی تفصیلات بتانے لگا۔ جی کیوں نہیں، آپ اندر تو آئیے، وہ دروازے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ وہ اسی لیے اندر آئی جہاں اس کی ماں 3 دن سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ کرسی لے کر امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ میری امی ہیں، ان کو بخار ہے اس لیے یہ سو رہی ہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ جی سنیے محترمہ، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے لگا۔ وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، جی مجھے چائے نہیں پینی، آپ نے ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے یا میں لے چلوں؟ نہیں میں شام میں لے جاؤں گی، آپ فکر نہ کیجیے۔ کس نے اتنا بول کر سر جھکا لیا۔ کامران سمجھ گیا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ان کو لے جاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ ویسے میں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا، میرا نام کامران سکندر ہے، میں ایک پروڈیوسر ہوں، میں نے جتنی بھی موویز بنائی ہیں الحمدللہ کوئی بھی فلوپ نہیں ہوئی۔ آپ کی بہن کو بھی زمین سے اٹھا کر عرش پر لے جانے والا میں ہی ہوں۔ ادن نے ناگواری سے اس انسان کو دیکھا۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، کہ آپ بھی فلموں میں یا ڈراموں میں کام کریں گی؟ اللہ نہ کرے، ادن نے جلدی سے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کامران حیرانگی سے بولا، آپ میرے مہمان ہیں، پلیز اس ٹاپک پر بات مت کیجیے۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ کامران اب بھی حیران ہوا۔ اس دور میں آپ جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جن کو یہ کام پسند نہیں، وہ تو شہرت چاہتی ہیں، سپر سٹار کہلوانا چاہتی ہیں۔ کامران تعجب سے بولا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اگر کسی کو اپنا ہیرو بنانا ہے تو ہمارے نبی آقا دو جہاں کو بنائیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کام کیا ہے جو اللہ کو پسند آیا۔ میرا ہیرو صرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتنی مشکلات میں اپنے اسلام کو فروغ دیا، جو اللہ نے راستہ دکھایا اسی پر چلے۔ اللہ نے جس کام کے لیے منع کیا وہ کام کبھی نہ کیا انہوں نے، تو ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، ہمارے لیے مشرے راہ ہیں وہ۔ اصل میں تو وہی ہیرو ہوئے نا، میں ان کی فین ہوں، دنیاوی ہیرو کی نہیں جو صرف جھوٹ فریب ہی سکھاتے ہیں۔ وہ اتنی شائستگی سے جواب دے رہی تھی، وہ سوال کرنے والا بھی لاجواب ہو گیا تھا۔ تو میرا بھی آخری فیصلہ سن لو، نصر الدین غصے میں دہاڑتے ہوئے بولا، میں تمہیں اپنی ساری جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ بابا سائی مجھے آپ کی جائیداد سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بڑے تحمل سے بولا۔ بابا سائی میں کروں گا شادی آپ کی پسند کی لڑکی سے، ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے نعرے کے انداز میں کہا۔ دیکھ یہ میرا بچہ پڑھا بھی کم ہے، کیسا فرما بردار ہے، اور تو پڑھائی پر پڑھائی کرتا رہا، یہی سکھایا ہے تجھے تعلیم نے؟ یہی سکھایا ہے؟
نصر الدین نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ عبداللہ سر جھکائے اپنے غصے کو دباتا رہا۔ نصر الدین نے اپنے وکیل کو فون کر کے بلایا۔ وہ کچھ دیر بعد حاضر ہوا۔ پھر نصر الدین نے سب کی موجودگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے دوسرے بیٹے کے نام کر دی۔ تانیہ عبداللہ کی ماں روکتی رہی پر نصر الدین کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ سب کچھ ہاشم کے نام کرنے کے بعد عبداللہ کو دھکے مار کر گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ ماں روتی رہی۔ نصر الدین نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو۔ بیٹے کا ساتھ چاہیے تو مجھ سے طلاق لیتی جاؤ، اگر میرا ساتھ چاہیے تو آج سے اس کا نام کبھی تمہارے ہونٹوں پر پھر نہ آئے۔